स्टूडेंट्स भूपेश आनंद। दोस्तों मैं कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर 14th, 15th, 16th बड़ी अच्छी तरह से बताना। ठीक है बेटे, बिल्कुल मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा और आप सब भी मेरी बात का ध्यान रखेंगे बेटे। आपका रजिस्टर, जैसे हमने लास्ट 13 चैप्टर्स जो कंप्लीट किए, chapter 14, chapter 15, chapter 16 specifically for ACCA, specifically for F3, specifically for financial accounting students। बेटे अब हम क्या कर रहे हैं, अपना बोरिया बिस्तरा बांधने की कोशिश कर रहे हैं। बोरिया बिस्तरा बांधना अभी बताऊंगा। देखिए आप पहले रजिस्टर ओपन कर लें, चैप्टर नंबर 14 कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन। When I say Boria Bistara, it means reconciliation, because I will now reconcile each and everything. बेटे पहले 13 चैप्टर्स में मैंने भूत को बताया, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम रिकॉर्ड बनाएंगे, ये करेंगे, ऐसे 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 अब रिकंसाइल करना बेटे। आइए लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। But in this chapter, basically I will be discussing with these learning outcomes. Now these learning outcomes I have also given in my juice notes. अभी हम देखेंगे juice notes. But before that, मैं just थोड़ा सा idea देना चाहता हूँ। Purpose and format of preparing control accounts. Why I want to prepare a control account? But the logic, the concept that why we are doing this, मैं ऐसा ही क्यों हूँ? So ये अगर आपको logic लॉजिकली बात समझनी है, ACCA लॉजिकली क्लियर करना है। सेकंड पॉइंट, second, preparing reconciliations. How we will prepare reconciliations? You might have heard about bank reconciliation statements, you might have heard about rectification of warrants. आज मैं आपको एक नई रिकंसिलिएशन की बातें बताऊंगा और रिकंसिलिएशन ही क्यों करते हैं, इसका जन्म क्यों हुआ, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा सब डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई द एरर्स। एरर्स क्या है, गलतियां क्या है? हम सब गलती करते हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। वी डू मिस्टेक्स और गलतियां करनी भी चाहिए, बट वी शुड नॉट रिपीट दैट मिस्टेक। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, वी शुड डू एरर, वी शुड डू गलतियां, बट वी शुड नॉट रिपीट दैट गलती। Next time if you do a new type of गलती, that is the main logic behind my mind. आइए जी, मैं भूपेश आनंद पहले आपको थोड़ा सा जूस नोट्स के बारे में अपना बता दूं कि मैंने जूस नोट्स कितनी मेहनत से बनाए। हम चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं, 14 कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15, चैप्टर 16, 14, 15, 16 देखें अगर आप बेटे, मैंने आपके सामने सारे चैप्टर्स मेंशन कर दिए हैं। बट इफ यू सी कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन एंड ट्रायल बैलेंस एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट, तो मैं ये मानता हूँ कि ये तीनों के तीनों चैप्टर्स एक साथ आपको लॉजिकली आज रीजन जो मैं दूंगा बेटे बिल्कुल समझ आ जाएंगे दैट व्हाई वी आर डूइंग दिस एंड व्हाई बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि अभी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। हमने बड़ी हार्ड वर्क किया, रिकॉर्ड की ट्रांजेक्शन को, प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड किया, सेल्स के बुक में रिकॉर्ड किया, बेटे परचेज के बुक में रिकॉर्ड किया, कैश बुक में रिकॉर्ड किया, बैंक बुक में रिकॉर्ड किया, पेटी कैश प्रिपेयर की, जर्नल बनाए। व्हाई वी आर डूइंग दिस, वी हैव प्रिपेयर्ड नॉन करंट एसेट, वी हैव प्रिपेयर्ड एसेट डिस्पोजल, वी हैव प्रिपेयर्ड डेप्रिसिएशन, वी हैव चार्ज डेप्रिसिएशन, इतना कुछ किया। अब आप सोचिए, जस्ट थिंक इट ओवर कि एक इतनी बड़ी सी कंपनी है Amazon और फ्लिपकार्ट और इन्फोसिस और मारुति उद्योग, आप किसी भी बिग पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जस्ट हैव एग्जांपल और उसमें सोचिए कितनी सारी ट्रांजैक्शन होंगी, हाउ मेनी परचेज ट्रांजैक्शंस आर देयर। अकाउंट का जन्म 1990 it has
करते थे, बही खाता बनाते थे, वो लाल रंग का बही खाता होता था बेटे अकबर के जमाने, अशोका के जमाने में। तो आज ये जो जमाना आज हम कर रहे हैं फ्रॉम 1990 एक्चुअली द ग्रोथ द डेवलपमेंट इज फ्रॉम इटली। पहले हम लिखते होंगे अकाउंट्स, पहले किससे लेना है क्या देना है, वो सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड तभी हम चैप्टर करेंगे। बट द रियल कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री इज गिवन बाय इटली। वहाँ पर कंसेप्ट आया डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम, जहाँ पर हमने बात की डेब्रे क्रेडरे। आज भी डेब्रे हम उसको वर्ड को यूज करते हैं DR, वी डू नॉट राइट DEBIT, वी नो डाउट प्रोनाउंस इट डेबिट क्रेडिट, but the actual word is debre, DR, debre, credre, CREDER. These words are from Italy. मैं आज उन बातों में नहीं जा रहा, मुझे लॉजिक बताना है, चर्चा करनी है, कंसेप्ट बताना है that why we are doing these accounts, why these 3 chapters are important and why these 3 chapters are named as reconciliation, because in all the 3 we will be discussing about errors, we will be discussing about reconciliation. तो मुझे उन सभी लॉजिक्स को आज बताना है। बस बेटे आप कमर सीधी करके बैठना, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना, और जो मैं कहते हैं लिखते जाना। जूस नोट्स आपके सामने बेटे। अभी हम 14, 15, 16 एक ही ब्लॉक में करने वाले, फिर क्या बेटे 4 चैप्टर आएगा, उसके बाद तो कंप्लीट ही हो रहा सब कुछ बेटे, जीवन का कंप्लीट हो जाएगा। आप देख लीजिए, मैं F3 फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्लियर करा के ही छोड़ने वाला हूँ। तो आइए मेरे साथ, मैं भूपेश आनंद, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कंपनी सेक्रेटरी, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट, मैं लंदन, मैं अमेरिका। आज आपके सामने एक ऐसी बात करता हूँ जो आपने कभी सुनी नहीं होगी बेटा। आप मुझे ये बताइए, राइट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 मैं बोलना शुरू करा, मैंने चैप्टर 2, 3, 4, 30 बेटे मैं 13 चैप्टर तक बोलता रहा। ये इतना लंबा कारवां कैसे गुजरा हमारा बेटे? In this कारवां we have discussed the different process, and that process is named as accounting process. हमने accounting process की बात की। जैसे आप कोई भी ACC करते हैं तो it has a process, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, एग्जामिनेशन फीस पे करनी है, नॉलेज लेवल, स्किल लेवल, प्रोफेशनल लेवल, एथिकल पेपर, ट्रेनिंग, there is a process involved in that. Similarly in a respiratory system, हम जो सांस लेते हैं, it has also a process involved in that. बेटे जिनको COVID-19 होता है, एकदम पेट में नहीं जाता, पहले नाक में जाएगा, फिर गले में जाएगा, फिर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो फिर नीचे बेटे it has also a process. पूरी दुनिया जो चल रही है, it is with the process. तो इसीलिए we have covered 13 chapters and in that we discuss about accounting process. मैंने उस पूरे 13 के 13 चैप्टर्स में अकाउंटिंग प्रोसेस की बातें की। मैंने आपको बताया कि व्हाट आई मीन बाय प्राइम एंट्री बुक्स। बट बेटे 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनिए, भले आपने पहले भी पता है आपको, फिर भी स्टिल समझदार बच्चे वो होते हैं जो सुनते हैं, समझते हैं, बिकॉज यही से तो लॉजिक निकल रहा है। Because then only I can give you the reason, the logic that why I prepare a reconciliation, why control account is there, why we are doing this, why we are preparing bank reconciliation, why we are doing rectification of error, and why chapter 14 plus 15 plus 16 are interrelated. आइए, मैंने आपको प्राइमरी एंट्री बुक्स की बात बताई। मैंने कहा जी यहाँ सेल्स बुक होती है, परचेज डे बुक होती है, कैश बुक होती है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। After that we have prepared, we have prepared different, we have past journal entries, जो ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनकी हम बुक्स बना देते हैं, जैसे सेल्स की ट्रांजेक्शन्स ह्यूज हैं, परचेजेस की ट्रांजेक्शन्स ह्यूज ट्रांजेक्शन्स, lakhs of transactions हैं। So we, rather than preparing a journal entry, we have prepared a book for that. And उस पूरे बुक का हम टोटल करते हैं और परचेज अकाउंट में डाल देते हैं, और बेटे परचेजेस को डेबिट कर देते हैं, डेबिट परचेजेस, क्रेडिट payables, because we have to pay that. Similarly, in case of sales, there are huge transactions in sales. So, हम क्या करते हैं? We prepare a sales book and we transfer all the transactions in the sales book, and then we do, we total that sales book, और उसको हम उसके एंट्री पास करते हैं। Rather than passing each and every transaction, we pass it firstly, we transfer it into the book। ये बात मैंने ऑलरेडी बता दी है। एक बच्चा हंस रहा है, वो कहता है हाँ सर आपने बता दी है। बेटे मुझे भी मालूम है बता दिया, बट मुझे प्यार, आई लव यू, मैं आपको प्यार करता हूँ
बेटे सारा प्यार हीरो हीरोइन वाला थोड़ी होता है, वैसे भी तो प्यार हो सकता है। आप मेरे हैं, मैं आपको अपना मानता हूँ, आप भले मुझे माने ना माने, बट द पॉइंट इज आई वॉन्ट टू अगेन जस्ट टेल यू द रीजन फॉर दैट, मेरे को इसकी हेल्प लेनी है। बट प्राइम एंट्री बुक्स की बात मैंने बताई, फिर हमने जर्नल एंट्रीज पास की, बिकॉज देयर आर सो मेनी ट्रांजेक्शन जिसका those transactions are not so frequent, जैसे नॉन करंट एसेट को परचेज कर रहे हैं, नॉन करंट एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन एंट्रीज हैं, सो वी हैव प्रिपेयर्ड जर्नल एंट्रीज फॉर दैट, एंड आफ्टर दैट वी हैव प्रिपेयर्ड पोस्टेड द लेजर अकाउंट्स, हमने खाते बनाए बेटे, मैंने बड़ी मेहनत की और आपको बताया कि हम लेजर अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं, बैलेंस कैसे, हाउ वी कैलकुलेट दैट बैलेंसेस, एंड देन अभी कहानी बची थी कि मैं यहां पहुंच गया बेटे इसके बीच में भी मैंने बड़ी सारी बातें बताई, नॉन करंट दिस मैं मोटी मोटी बात में अगर प्रोसेस की बात करूं तो आई हैव टोल्ड यू दैट दीज आर द मेन स्टेप्स, मेन पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। बेटे लास्ट में हमें क्या करना होता है, इस लेजर अकाउंट्स की एक्यूरेसी को फाइंड आउट करना होता है। अब देखिए कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट आ चुकी है, जिसके लिए मैंने इतनी सारी रामलीला बताई, अब इंपॉर्टेंट है। First point is we have passed journal entries. Before that, we have prepared primary entry books, journal entries, ledger accounts. We have calculated the balances. आप सोचिए कि एक जमाना था जब टेली सॉफ्टवेयर नहीं था, सैप इज नॉट देयर, कंप्यूटर वाज नॉट देयर, मुंशी हुआ करते थे, मुनीम हुआ करते थे, उस जमाने की बात कर रहा हूँ बेटे, मैं अकबर के जमाने की बात कर रहा हूँ, कूटनीतिज्ञ होते थे, चाणक्य के जमाने की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑफ भगवान कृष्ण टाइम, द्वापर युगा, त्रेता युगा, सत्य युगा। एट दैट टाइम ऑल्सो गाँव होते थे, कर होता था, लगान होता था, वो टैक्स कैलकुलेट करते थे बेटे, कंप्यूटर्स नहीं होते थे। तो उस जमाने में क्या कैसे प्रिपेयर करते थे, कैसे हम एक्यूरेसी को फाइंड आउट करते थे, तो आप थोड़ा सा माइंड को वहां पे ले जाइए। आज आप कंप्यूटर के जमाने की बात ठीक है, बट दिस चैप्टर इज मोर इम्पोर्टेंट, मोर अंडरस्टैंडेबल टू यू। अगर आप थोड़ा सा मानेंगे कि अभी कंप्यूटर नहीं है, टैली नहीं है बेटे, बिकॉज टैली आजकल तो खुद ही ट्रायल बैलेंस टैली कर देता है। एक वो भी जमाना था जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता था बेटे, जिस बच्चे का पहले हो जाता तो उसको मानते थे कि बहुत बड़ा समझदार बच्चा, इसके खून में अकाउंट्स है। But the point is, in today's world, if I see tally, all trial balance can be tallied, we can find out the error. But point is, again, you should know why there is a need to prepare a reconciliation account, why there is a need to prepare a bank reconciliation statement, why there is a need to prepare need to pass a rectification entry, why there is a need to prepare a control account. ये सब कुछ क्यों करें, मैं आज यही बात आपको बताने जा रहा हूं। आप मुझे बताइए, उस जमाने में जब कंप्यूटर्स नहीं होते थे, कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं था, there was no accounting software, neither SAP nor this nor any software was not there at that time. But how we will say that this is accurate, मैं उस एक्यूरेसी को कैसे कैलकुलेट करता रहूंगा बेटे। उस एक्यूरेसी के लिए, उस एक्यूरेसी को डिफाइन करने के लिए वी प्रिपेयर अ बैलेंस, अ ट्रायल बैलेंस। अभी मैंने नहीं बताया बेटे, वो चैप्टर नंबर 17 है। हम क्या करेंगे कि whether we have followed the double entry concept, whether we have debited, whether we have credited, whether we have entered each and every transaction, whether we have passed the journal entries, whether we have prepared the ledger accounts, whether we have correctly debited, whether we have credited, एक एक्यूरेसी के लिए चेक होता था और उस चेक में हम बनाते थे क्या, ट्रायल बैलेंस। अभी हम जब करेंगे बताऊंगा, ट्रायल बैलेंस में वी जनरली राइट डाउन द डेबिट बैलेंस, डेबरे एज पर इटली एंड क्रेडिटरे एज पर इटली. So we write down the names of those all assets account, all that names of the accounts. For example, Ramlal account, Shamlal account, Mohanlal account, purchases account, sales account, rent account, this account, depreciation account. बेटे किसी का डेबिट होता था, किसी का क्रेडिट होता था. आपको पता ही है, assets have the debit balance and liabilities have the credit balance and the capital has a credit balance. You know that. So because we are following double entry system, so in that case this total should equal to this total. बताइए जी, total of debit balance should be equal to total of credit balance. होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, पहले तो आप मुझे इस बात का आंसर दें, कमेंट में शो करें that whether it should be equal or not. The total of debit balance should be equal to the total of credit balance. Yes, it has to be equal.
because we are following aspirationally double entry bookkeeping system, we have taken the double effect of every transaction. हमने हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट लिया है बेटे. कई बार क्या मैक्सिमम केसेस में ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली. मैक्सिमम केसेस में ये ट्रायल बैलेंस आपस में टैली नहीं होता था. द पॉइंट इज, अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता था तो बेटे महीने लग जाते थे, कई बार तो कितने कितने दिन लग जाते थे. वो मुनीम, वो मुंशी उस गलती को निकालने की कोशिश करता था. जस्ट हैव ए थॉट बिफोर कंप्यूटर्स क्या होता होगा. इट मींस एरर्स तो हो सकते हैं बेटे, बिल्कुल हो सकते हैं, गलतियां बिल्कुल होती हैं, गलतियां सब करते हैं, और गलतियां करना अच्छी बात भी है. मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि गलतियां करना गंदी बात है. मैंने तो कह दिया कि गलतियां होती थी, गलतियां सब करते थे, एरर्स होते हैं, आज भी होते हैं. हम गिरते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, और फिर हिम्मत से हम आगे चलते हैं. आप F1 F2 के पेपर्स दे चुके हैं, 12th के दिए आपने, तो बेटा मिस्टेक्स होती हैं, हम सबसे होती हैं. मोदी जी से भी होती होंगी, ट्रम्प से भी हुई, तभी तो हार गया. द पॉइंट इज एरर्स हैज टू बी देयर, बिकॉज हम सब गलतियों का पुतला है बेटे. गलतियां करना इट इज अ गुड थिंग, बट अगेन टू रिपीट दैट सेम गलती, दैट इज नॉट अ गुड थिंग. तो मैं भूपेश आनंद आपसे ये कह रहा हूं कि मिस्टेक्स हो सकती हैं, और उस मिस्टेक्स को चेक करने के लिए, इंटरनली चेक करने के लिए, बिकॉज देर आर ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस. आई रिपीट, मैंने अपना टोन चेंज की, मैंने कहा देर आर ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस. बेटे जब ट्रांजेक्शंस कम होंगी तब तो गलती होने की संभावना है, बट वी कैन इजिली चेक इट. बट इफ देर आर ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, गलतियां इतनी सारी हैं और ट्रांजेक्शंस इतनी सारी हैं कि उसमें से ढूंढना एक भूल भुलैया जैसे होगा. It is very difficult to find out which type of mistake it has. So we do a internal check. बेटे हम ऑडिटिंग में बताते हैं, F4 में बताऊंगा that what I mean by internal check. अभी नहीं बता रहे क्योंकि टॉपिक से हट जाएंगे. इंटरनल चेक के लिए मैं आज आपको यही बताने वाला हूं that we will be following 3 chapters. हम 3 chapters को बात करेंगे. First chapter is chapter number 14. Second chapter is chapter number 15, and the third chapter is chapter number 16. तो बेटे 3 chapters जो है ना, these are in relation to internal checking of the mistakes, of the errors which we have done either voluntarily or by mistake. हो सकती है बेटे गलती. तो chapter 14 generally talks of we will prepare some control accounts. हम आज इसी चैप्टर को करने वाले हैं, और हम इसमें क्या करेंगे, इंटरनल चेक में we will prepare some control accounts. अभी हम देखेंगे क्या होते हैं कंट्रोल अकाउंट्स, और फिर हम उसकी क्या करेंगे, गलतियों को निकालने के बाद रिकंसिलिएशन करेंगे. Now this chapter is related with only 2 things. हम सेल्स और परचेजेस की बात करेंगे, बिकॉज परचेज बुक we prepare because there are huge purchase transactions, and sales book is also, we prepare when there are huge sales transactions, and we have dedicated a separate book for sales, and we have dedicated a separate book for purchases. तो बेटे खाली परचेज को और सेल्स को की एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए, और टू डिटरमाइन द बैलेंस ऑफ द एरर्स, we will do chapter 14, and the name of that chapter is control account reconciliation. It means firstly we will prepare some additional accounts. हम कुछ memorandum accounts बनाएंगे, हम self balancing ledgers prepare करेंगे, and we will be only focusing towards that whether there is a accuracy in the receivables or whether there is a accuracy in the payables. तो बेटे receivables और payables का हम अलग से एक्यूरेसी को डिटरमाइन करने के लिए कुछ अकाउंट्स बनाने वाले हैं एडिशनल, और उसके बाद रिकंसाइल करेंगे. अगर गलती होगी तो कंट्रोल अकाउंट करेंगे और रिकंसिलेशन करेंगे. ठीक है जी. इसके साथ साथ बेटे आपको पता है बैंक ट्रांजैक्शंस भी ह्यूज होती हैं आजकल. तो बेटे डिजिटाइज जमाना आ गया. क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, फोन पे, आपको पता ही है आप यूज कर रहे हैं ना. मैक्सिमम पेमेंट्स आर through bank, through credit card, through debit card, through these apps.
कई बार पेमेंट ज़्यादा हो जाती है, आप डबल क्लिक करते थे, कई बार पेमेंट कम हो जाती है, कई बार क्रेडिट आता है, डेबिट आता है। आपने जो शो किया अपने कैश बुक में, बेटे वी हैव डन अ चैप्टर नेम्ड एज प्राइम एंट्री बुक्स। इन दैट प्राइम एंट्री बुक्स वी हैव डन वन, एक बुक बनाई थी जिसका नाम था कैश बुक। फिर उसमें हमने कहा था कैश रिसिट बुक भी बना सकते हैं, कैश पेमेंट बुक भी बना सकते हैं, एंड वी कैन प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक और अ बैंक कॉलम कैश बुक। इट मीन्स ऑल द ट्रांजेक्शंस इन अ बैंक। फॉर एग्जाम्पल हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, हमने कैश विड्रॉ किया बैंक से, इट मीन्स ऑलरेडी मेरे आई हैव पे टू द सप्लायर थ्रू बैंक, इट मीन्स द बैलेंस विच आई एम कैलकुलेटिंग, आई एम मारुति उद्योग लिमिटेड, आई एम अकाउंटेंट ऑफ मारुति उद्योग लिमिटेड, और जो बैलेंस मेरे हिसाब से आ रहा है, भाई मैंने तो चेक इशू किया और मैंने चेक डिपॉजिट किया, इट मीन्स द बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल देर आर 1 लाख, एज्यूम करता हूं कि $1,00,000 की रिसिट्स हैं और 60,000 की पेमेंट्स हैं, इट मीन्स बैलेंस शुड बी $40,000। मैं बैंक ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं बेटा, और आप में से कुछ बच्चे तो ढीले पड़ गए, बिल्कुल कमर सीधी करके बैठिए आप, मैं खड़ा होकर बढ़ा रहा हूं बेटे आपको। मैंने कहा सपोजिंगली रिसिट्स इन द बैंक, जो हमने बैंक में रिसिट किया हमारे हिसाब से 1 लाख है, और हमारे हिसाब से हमने जो पेमेंट किया 60,000 है, इट मीन्स एज पर अस द अकाउंट विच वी आर प्रिपेयरिंग, द बुक विच वी आर प्रिपेयरिंग, द कैश बुक, एज पर दैट कैश बुक द बैलेंस इन द बैंक शुड बी $40,000, but the books are also being maintained by HDFC, by ICICI, by Axis Bank, by RBS। बेटे वो बैंक्स भी तो बुक्स बनाएंगे, वो भी तो आपको पासबुक देते हैं या बैंक स्टेटमेंट्स देते हैं, and in the passbook or in the bank statement they will give you all the transactions, and last they will give you the balance, that this is a balance। आजकल तो मेल में भी आता है। इट मीन्स द बैलेंस विच वी हैव, आई हैव कैलकुलेटेड, जो 40,000 का बैलेंस मैंने निकाला है, बेटे बैंक के हिसाब से भी वो बैलेंस 40 का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए बेटे। व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ नहीं होना चाहिए? इट हैज टू टैली, बट समटाइम्स द बैलेंस विच आई कैलकुलेट एज पर माई ओन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एज पर माई कैश बुक, डज नॉट टैली विद द बैलेंस एज पर द बैंक पीपल। So it means there are some errors, there is a need of accuracy in that। तो बेटे कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस और बैंक बैलेंस एज पर बैंक, उसके बीच में जो एरर्स हैं या उसकी एक्यूरेसी के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, एंड दैट स्टेटमेंट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेटा वो चैप्टर नंबर 15 है। ये सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तभी हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने वाले हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? चलिए, मैंने कहा हमने सेल्स को यहाँ ठीक कर दिया, परचेजेस को यहाँ पे ठीक कर दिया, बैंक स्टेटमेंट्स को यहाँ पर ठीक कर दिया। क्या लगता है अदर देन दैट भी कुछ एरर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर ट्रांजैक्शंस आल्सो other than sales transactions, other than purchase transactions, other than cash transactions, other than bank transactions। बेटे हमने कितनी सारी जर्नल एंट्रीज पास की, डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट कैश, we have debited Ramlal, we have credited Shamlal, we have debited non-current, we have credited this। Supposingly मैंने अमाउंट डेबिट का $5,000 कर दिया, क्रेडिट $50,000 कर दिया, जीरो तो है बेटा, जीरो लग सकता है ना। It means all the errors other than sales, other than purchase, because that has been rectified through control account reconciliation, which we are doing just now, and all the errors of bank and cash book, which we have already discussed। other than that, इसके अलावा जो भी गलतियां होंगी, जो भी errors होंगे, that we will discuss, you know, that errors we will discuss in chapter number 16। It can be an error of principle. I have treated a revenue expense because it has to be treated as a capital expense। For example, interest we have discussed in last chapter, finance charge, debenture, we have paid an interest, it has to be treated as a finance charge, but we have treated it as a distribution of profit। We have not shown in non-current liability or a current liability। हमने revenue recognition concept भी follow नहीं किया। We have not entered any outstanding expenses or prepaid expenses, we have not passed the journal entry for that।
देयर कैन बी ह्यूज रीजन फॉर दैट. वो आज मैं नहीं डिस्कस कर रहा, वो चैप्टर नंबर 16 में डिस्कस करूंगा. बट आई वांट टू गिव यू रीजन दैट व्हाई वी आर डूइंग दिस. तो उन सभी एरर्स को ठीक करने के लिए हम चैप्टर नंबर 16 करेंगे, जिसमें हम गलतियों को निकालेंगे, उसके बाद उन सबकी रेक्टिफिकेशन करेंगे. अब बेटा रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पेपर में कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, 12th की बात कर रहा हूँ, 11th की बात कर रहा हूँ, मैं पेपर पेन की बात कर रहा हूँ, जब आप पेपर देते थे तो बेटे आप एक फ्लूइड भी लगा सकते हैं, उसमें व्हाइट कलर का फ्लूइड आता था, या आप क्या करते थे उस शीट को ब्लैक क्रॉस कर देते थे, नीचे लिखते थे प्लीज टर्न ओवर. अब एग्जामिनर को पता चल जाता था कि आपने 2 बार क्वेश्चन किया, वो गलत था, फिर तीसरी बार किया, तो कहीं ना कहीं उसको बैड इंप्रेशन आता था. तो क्या लगता है अकाउंट्स में वी हैव प्रिपेयर्ड अकाउंट फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, और हमें लगता है सब कुछ ठीक है, हम नेक्स्ट ईयर में आ गए. नेक्स्ट ईयर में कहीं यहाँ जाकर हमें पता चला कि ये जो एंट्री थी ये रॉन्ग एंट्री थी, और देयर इज सम एरर इन दैट. अब बेटे वो तो अकाउंट्स प्रिपेयर हो गए, we have already passed the entries, we have prepared the financial statements, we have filed in the SEC, we have filed in the SEBI. अब क्या करें, वो बुक्स को तो काटा नहीं मार सकते, फ्लोट भी नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे, we will rectify this by passing a entry which is named as rectifying general entry. आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं. रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री, हम एक रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री पास करेंगे सो दैट जो एरर हमने पहले किया था उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा. आपको बड़ी ज्यादा मिर्च लगती है, आप हरी मिर्च खाते हैं, हरी चटनी खाते हैं, और हरी चटनी में बड़ी तीखी मिर्च है, लाल मिर्च भी है, तो क्या लगता है आप करते हैं, इसका मतलब आप क्या करते हैं, उसका एंटी, उसका नेगेटिव, उसका उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए चीनी खाते हैं या पानी पी लेते हैं. Now चीनी एंड दैट हरी मिर्च बोथ आर ऑपोजिट. जैसे नेवला और सांप दोनों एक दूसरे के एंटी है, तो हम क्या करेंगे, एक एंटी एंट्री पास कर देंगे सो दैट जो पहले इफेक्ट था उसका इफेक्ट वो नलीफाई हो जाए, और इस इफेक्ट को, करेक्ट इफेक्ट को हम पास करेंगे. ठीक है, तो मैं भूपेश आनंद आप ही का आपको ये लॉजिक बता चुका हूँ दैट व्हाई वी आर डूइंग चैप्टर 14, चैप्टर 15, चैप्टर 16, एंड टुडे आई विल बी डूइंग चैप्टर 14. And the name of that chapter is control account reconciliation. Hope आपको बात समझ आई होगी. आइए थोड़ा सा, मैंने बड़ी प्यार से बेटे, बड़ी प्यार से क्या बताऊँ मैं, आप सोच भी नहीं सकते मैंने कितने प्यार से कुछ आपके लिए मन ही मन की बातें लिखी. देखिए जूस नोट्स तो भी हैं, यू विल सी पीपीटीज अभी दिखाऊंगा, मैंने अभी आपको शो भी किया कि दीज आर द पीपीटीज, हम पीपीटीज को करेंगे. बट बिफोर दैट मैंने कुछ मन की बातें लिखी है बेटे अपने क्लास नोट्स में. आप अज्यूम कीजिए कि आप मेरे सामने बैठे और मैं आपके सामने खड़ा और आप ये लिख रहे हैं बेटे, नोट कर रहे हैं, भले आपको आता है फिर भी स्टिल मन रखने के लिए आप नोट करेंगे. कंट्रोल अकाउंट, अभी जो मैंने हिस्ट्री बताई है ना अभी तक, जो भी कुछ बताया है उसको माइंड में रखकर अब ये लिखना शुरू करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा. बेटे आज मैं आपको काफ़ी हद तक इस चैप्टर नंबर 14 की जान बता दूँ. तो लिख रहे हैं जी कंट्रोल अकाउंट. जैसे घर में दादी जी का कंट्रोल होता है, दादाजी का कंट्रोल होता है, पापा का कंट्रोल होता है, मम्मी का कंट्रोल होता है. वो कंट्रोल क्यों करते हैं कि आप कोई गलत हैबिट फॉलो ना करो, आप गलत फ्रेंडशिप ना लो, आप गलत चीजें ना देखो, आप गलत ना खाओ. तो दे चेक, दे हैव कंट्रोल. वो अपने आप ही आपसे पूछना शुरू कर देंगे, आज कहाँ गए थे, कल कहाँ गए थे, आज क्या देखा, क्या खाया. इनडायरेक्टली आपको पता भी नहीं चलेगा दैट दे आर कंट्रोलिंग यू. तो सुना भी ऐसा चाहिए. इसको हम जनरली बोलते हैं सेल्फ बैलेंसिंग मेजर्स. पहले ज़माने में इन इंडिया वी नेम इट एज, सपोजिंग इन पाकिस्तान आल्सो नेम इट एज सेल्फ बैलेंसिंग मेजर्स. ऐसे मेजर्स हम बनाएंगे जो अपने आप आपस में सही होंगे. एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन हैव ऑथेंटिसिटी दैट यस वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉपर अकाउंट्स. लेकिन द फर्स्ट पॉइंट, कंट्रोल अकाउंट आर ऑल्सो एज सेल्फ बैलेंसिंग मेजर्स. जस्ट लाइक ट्रायल बैलेंस टैलीज ऑटोमेटिकली. अगर हमने डबल इफेक्ट प्रॉपर लिया है, एटलीस्ट डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को सेम करता है. नो डाउट देयर कैन अगेन बी एरर, वो भी हम डिस्कस करेंगे. और इनिशियली आप प्राइमर फेस ही कह सकते हैं, चेहरे को देखकर कह सकते हैं भाई ठीक है, टोटल और नेगेटिव सभी को टोटल मोटा मोटी आप अकाउंट्स क्या है, कंट्रोल अकाउंट आप
उसमें satisfaction is about authentication when accounts tell you automatically then also implies there are no errors but exceptions हैं अभी आ रही है exceptions के लिए स्टार लगा यहाँ पर स्टार लगा दिया बेटा स्टार का मतलब समझते हैं we can say that there are no errors but generally जिस तरह से मैं एक्सप्लेन जो लॉजिक मैंने बताया जो हिस्ट्री आपको उसके रिलेटेड करने में ज़्यादा समझाया बेटा घर में चुका है मुझे चोट मारने तो बेटा रोकना मत प्यार मत रखना आपस में बीच में कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए हम नहीं कहते इस चीज़ को बट स्टिल तो जब ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती थी एक अकाउंटिंग संभाल नहीं सकता था एट दैट पॉइंट वी फेल्ट द नीड ऑफ द जनरली कंट्रोल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन रिलेशन टू सेल्स बिकॉज़ आईटी टेक्नोलॉजी मेरा ध्यान when there are huge number of transactions in relation to sales and transactions in relation to purchase. Just for understanding purpose, I am assuming Maruti Suzuki Limited. मैं ऐसे ही समझाने के लिए क्योंकि मुझे प्यार है मैं आपको समझाने के लिए कहना चाहता हूँ कि मारुति उद्योग लिमिटेड हमारी इंडिया में कार्स बनाते हुए अलग अलग तरह के मॉडल्स हैं अलग अलग तरह की उनकी बिजनेस है अलग अलग तरह की अलग अलग तरह की प्राइसेस हैं मीन्स दे हैव हिंदुस्तान लीवर बेटे हजारों तरह के प्रोडक्ट्स हैं पतंजलि ह्यूज प्रोडक्ट्स ह्यूज परचेजेस ह्यूज सेल्स क्या लगता है बेटे पतंजलि मारुति सुजुकी हिंदुस्तान लीवर they have a huge number of transactions in specifically in relation to purchases and in relation to sales तो मैं आज वही बात करने जा रहा हूँ in relation to purchases and sales point number 5 में आ गई है I am also assuming for understanding purpose that there are 3 ACC qualified assume तो मैं ये भी assume कर रहा हूँ कि अभी कंप्यूटर का ज़माना नहीं था मान लीजिए मानने लगा आप बताइए क्रिकेट खेलते हो तो 22 स्क्वायर यार्ड की पिच अज्यूम नहीं करते बैट का एक साइज अज्यूम नहीं करते बॉल का एक साइज अज्यूम नहीं करते क्या आप ये कहते हैं नहीं बैट का साइज यही क्यों है भैया 22 स्क्वायर यार्ड ही क्यों है या 11 प्लेयर्स यहाँ पे हैं और 2 प्लेयर्स वहाँ क्यों बैठे हैं ऐसा बोलते हैं क्या कभी नहीं बोलते सिमिलरली बिकॉज इट इज़ अ क्लोज मॉडल तो मेरे को कुछ बातें आपको बताने या समझाने तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि दैट देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस देयर आर नो कंप्यूटर्स एंड स्टिल आई वांट टू कंट्रोल इट एंड थर्ड इज आई हैव केप्ट because there are huge transactions and I have kept a separate person for receivables I have kept a separate accountant for payables I have kept a separate accountant for general ledger इन सब के लिए मैंने अलग अलग अकाउंटेंट बनाए रखें ठीक है जी रामलाल इसके लिए रखा श्यामलाल इसके लिए रखा मोहनलाल इसके लिए रखा ये सभी के सभी अकाउंटेंट्स हैं अकाउंटेंट 1 रामलाल विल बी मेंटेनिंग जनरल लेजर्स जो परचेज और सेल्स को छोड़कर बाकी ट्रांजैक्शंस करते हैं श्यामलाल विल बी ओनली डूइंग debtors ledger will be maintaining debtors ledger it means all the transactions which are related with account receivable and Shamla and third person is Mohanlal that person that accountant that AC will be maintaining the accounts or specifically those transactions which are related with payments or creditors तो I think आप बात समझ गए ये देखिए जी ये जनरल लेजर है अब इस जनरल लेजर में क्या क्या एंटिटीज मेंटेन करेगा बेटे वो एक्सपेंस की इनकम की रिसिट्स की सेल्स की सेल परचेज की टोटल सेल और टोटल परचेज भी करेगा सेपरेट एंट्री नहीं करेगा फॉर एग्जांपल सेल्स बुक की टोटल एंट्री क्या होती है आपको पता है वेदर यू नो दैट कि एंट्रीज क्या होती है चलिए आइए एक बार देख लेते हैं रिवाइज करते हैं
मैंने आपको जर्नल एंट्रीज में 3 तरह की अप्रोचेस बताई थी दैट यू कैन पास जर्नल एंट्रीज विद द हेल्प ऑफ 3 अप्रोचेस। उसमें एक अप्रोच थी अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। एज फॉर दैट अप्रोच कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। एंड देन आई हैव टोल्ड यू दैट बिकॉज यू नो सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, जब भी सेल ऑफ गुड्स होती है तो फर्स्टली वी विल पास वी विल एंटर इट इनटू सेल्स बुक। हम इसको सेल्स बुक में एंटर करेंगे। जब भी सेल की ट्रांजैक्शन होती है, सेल ऑफ गुड्स की ट्रांजैक्शन होती है, हम उसको सेल्स बुक में करते हैं। ये बात तो अपन देखिए, वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ वी प्रिपेयर अ सेल्स बुक। और जितनी भी सेल्स डेली होती है, डेली सेल्स बुक, द टोटल ऑफ दैट डेली सेल्स बुक, द टोटल ऑफ दैट डेली सेल्स बुक, जितना भी टोटल होगा उस डेली सेल्स बुक का, वो हम ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, उसमें क्या एंट्री पास करते हैं आपको मालूम है? व्हाट जर्नल एंट्री यू पास फॉर सेल्स बुक? तो जनरली आई हैव टोल्ड यू कि बेटे हम क्या करते हैं, बिकॉज क्रेडिट सेल्स की बात करो, आई एम टॉकिंग ऑफ क्रेडिट सेल्स, बिकॉज जनरली आई हैव टू मेंटेन दैट लेजर, दैट रिसीवेबल्स लेजर। तो मैं अभी कैश सेल्स की बात नहीं कर रहा, क्रेडिट सेल्स की बात कर रहा हूँ। तो आप बताइए, सेल्स मेरी गुड्स हैं, जा रही हैं, चली गई, एसेट्स है, डेबिट बैलेंस होता है, कम हो रही है, मैं क्रेडिट करूँगा। आई विल राइट डाउन क्रेडिट सेल्स एंड दिस पर्सन हैज परचेज, दिस कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी ने मेरी गुड्स परचेज की, तो मैं उस कस्टमर को डेबिट कर दूंगा बिकॉज वो मेरा एसेट है, बिकॉज इन द फ्यूचर आई विल बी गेटिंग सम गेन फ्रॉम दैट। तो मैं क्या करूँगा, ए द पर्सन इज हु इज रिसीवेबल फ्रॉम वेयर आई विल बी गेटिंग सम मनी, और आई कैन ऑल्सो नेम इट एज डेटर। तो मैं क्या करूँगा, डेबिट ए और डेबिट रिसीवेबल और डेबिट डेटर, क्रेडिट सेल्स। अब हम क्या करने वाले हैं बेटे, ये सेल्स जो है ये तो हम जनरल लेजर में सीधा एक साथ ही एंट्री कर देंगे, ठीक है। बट ए, बी, सी, डी, ई, ये डिफरेंट कस्टमर्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक मटके में बनाया कि डिफरेंट कस्टमर्स आर देयर। बेटा ये कस्टमर्स जो है ना, ये जो कस्टमर्स हैं, ये देखिए ये कस्टमर्स ए बी सी डी, जो भी कस्टमर्स हैं जिनको मैंने गुड्स बेची है, दैट विल नॉट बी मेंटेन इन जनरल लेजर। उसके लिए मैंने बताया वी हैव अ सेपरेट अकाउंट नेम्ड एज डेटर्स लेजर। तो डेटर्स लेजर अलग बनेगा, उसको हम कहते हैं रिसीवेबल्स लेजर। एंड द थर्ड अकाउंटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परचेज ट्रांजैक्शंस एंड सपोजिंगली आई हैव परचेज्ड सम गुड्स, तो बेटे वो मैं पेबल्स लेजर में बनाऊंगा। तो मैं अभी अपनी डिस्कशन खाली सेल्स और परचेजेस में ही लिमिटेड कर रहा हूँ। मैं रिपीट करूँगा बेटे अपने वर्ड्स एक बार दोबारा से। मैं आई एम डूइंग कंट्रोल accounts. Firstly, I want to tell you why I am preparing control accounts. I am not talking of reconciliation. Firstly, I will prepare a control account because there are huge number of sales and there are huge number of purchase transactions. There are huge number of sale and huge number of purchase transactions. So we have to prepare a control account. But the point is how we prepare it, वही बताने जा रहा हूँ। हम क्या करेंगे बेटे, हम एक जैसे नॉर्मल एंट्री होती है, नॉर्मल सेल की एंट्री क्या करते हैं, मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द नॉर्मल एंट्री जो मैंने अभी भी बताई। हम क्या करेंगे, रिसीवेबल्स डेबिट, क्रेडिट, सेल्स, ये तो करते हैं बेटा। अब आप ये बताइए, मैंने यहाँ पर रिसीवेबल्स लिखा, it means I have to receive from A, so I can have different number of customers. I have to receive from B, I have to receive from C, I have to receive from D. तो मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ रिसीवेबल्स मैं यहाँ पर एक इसका नया नाम दे दूंगा, इसको कहूँगा रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट। एंट्री का लॉजिक वही है, डेबिट उसी को करेंगे, क्रेडिट उसको करेंगे, बट एक नया मैंने एक वर्ड यूज कर दिया, श्री रविशंकर। इसका मतलब पहले रिसीवेबल्स था, अभी भी रिसीवेबल्स है, पहले भी एसेट था, अभी भी एसेट है, बट मैंने उसके साथ एक सफिक्स यूज कर दिया, उसका नाम डाल दिया कंट्रोल अकाउंट्स।
तो यहाँ से आई विल गेट एन आइडिया कि कंट्रोल अकाउंट्स का मतलब है आई वांट टू चेक द बैलेंस ऑफ रिसीवेबल्स दैट वेदर देयर इज अ प्रॉपर एक्यूरेसी इन दिस बैलेंस, सो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड कंट्रोल अकाउंट्स। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर टोटल रिसीवेबल्स देखूंगा कितने, टोटल रिसीवेबल्स कितने ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, and along with that because I want to check this balance, मैं क्या करूँगा, मैं सभी कस्टमर के अलग अलग अकाउंट्स भी प्रिपेयर करूँगा बिकॉज आई हैव टू गेट x डॉलर्स फ्रॉम कस्टमर ए, आई हैव टू गेट $1000 फ्रॉम कस्टमर बाय। तो मैं क्या करूँगा, मेमोरेंडम अकाउंट्स और प्रिपेयर करूँगा कस्टमर्स के, जितने भी कस्टमर्स होंगे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये सारे कस्टमर्स हैं, और उन कस्टमर्स के भी अकाउंट अलग से सेपरेटली प्रिपेयर करूँगा। पहले आपका ध्यान सेल्स कंट्रोल अकाउंट्स की तरफ, रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट की तरफ होना चाहिए। मैं अपनी बातों को दोबारा से रिपीट करने वाला हूँ। मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप एक नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करते हैं, नॉर्मल सेल्स की एंट्री पास करते हैं, तो टोटल ऑफ सेल्स के बुक हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं रिसीवेबल्स में। But if I am preparing a control account because I have a huge number of transactions, so I will not write down just receivables, rather I will use the word receivables control account. Now when I say control account, it means some more account is also prepared because I want to check that control, because I want to control it. तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं डेबिट करने वाला हूँ, क्रेडिट करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ टोटल रिसीवेबल्स, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, टोटल रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, और यहाँ लिख सकता हूँ सेल्स, टोटल सेल्स। ये तो टोटल सेल्स आएगी बेटे, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। मैंने जान के टोटल वर्ड यूज़ किया कि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिले। टोटल नहीं भी यूज़ करते तो इसका मतलब है कि हम सेल्स डे बुक इसलिए तो बनाते हैं कि टोटल अमाउंट करके हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर दें। बट द पॉइंट इज बिकॉज आई वॉन्ट टू चेक, आई वॉन्ट टू हैव अ चेक ऑफ एक्यूरेसी कि मैं कहीं यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं कर रहा। सपोजिकली मैं कहता हूँ मुझे 1 लाख रुपए लेने हैं, आई वॉन्ट टू रिसीव $1,00,000, और आपसे ये भी कहता हूँ कि आई वॉन्ट टू आई हैव सोल्ड गुड्स टू ए टू बी टू सी टू डी टू ई टू एफ टू जी टू एच, इतने सारे कस्टमर्स हैं जिनको मैंने ये गुड्स सेल किए। इसका मतलब ये जितने भी कस्टमर्स हैं इनको मैंने गुड्स बेची हैं, तो बेटे इन सब का जो टोटल होगा दैट हैज टू बी इक्वल टू 1 लाख, बिकॉज मैंने क्रेडिट सेल्स किया इन सभी कस्टमर्स को, और ये कस्टमर्स का टोटल ही तो रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट ही तो है। तो मैं if I say that those memorandum accounts, now those customer accounts which I will be preparing separately, individually मैं अलग अलग बनाऊंगा, और एक रिसीवेबल्स का टोटल अकाउंट अलग से बनाऊंगा। तो बेटे इस टोटल रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल का जो बैलेंस आएगा दैट शुड बी इक्वल टू इंडिविजुअल प्लस दिस इंडिविजुअल कस्टमर plus this customer balance plus this customer balance plus this customer balance plus this customer balance. It means the total of all the customer balance should be equal to the total receivables control. होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो बेटे बस आज मैंने यही बताना है। Because of that only we prepare receivables ledger control account. हम इसीलिए बनाते हैं रिसीवेबल्स टोटल लेजर कंट्रोल अकाउंट। टोटल तो जान के मैंने यूज कर दिया कि आपको समझ आ जाए कि भाई ये टोटल है, इसका इंडिविजुअल अकाउंट भी हम बनाएंगे। जब हम इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे उन कस्टमर्स के नाम के साथ, क्योंकि सबको सेल मैंने अलग अलग अमाउंट की हो सकती है। भाई एक चपाती, कोई आपकी फैमिली है, सब एक चपाती खाते हैं, कोई 2 चपाती खाता है, कोई आधी चपाती खाता है। सपोज करते हैं मम्मी ने 5 चपातियाँ बनाई, 5 इकट्ठी चपाती बनाई, तो बेटे 5 चपाती टोटल शुड बी इक्वल टू चपाती ईटन बाय दिस फादर, बाय ब्रदर, बाय सिस्टर, बाय सर्वेंट। इन सब की जो चपातियों का टोटल है वो भी तो 5 के बराबर ही होना चाहिए। बस यही है। तो मैं आज के इस लेक्चर में यही बताने वाला हूँ that why we prepare this and how we can verify that this total is equal.
अब आप बात सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, बड़ी प्यारी सी बात है। मैंने अब क्या करना है आपको, यही बात रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के फॉर्मेट को बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना है, क्या सोचना है बेटे, सब कुछ तो थॉट ही है। आपको पता है आप जो खुश या दुखी होते हो किस लिए होते हो बेटे? आप खुश या दुखी अपने थॉट से होते हो। जब अच्छी थॉट्स आती है आप खुश हो जाते हो, जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं दुखी हो जाते हो। आप जस्ट हैव अ लुक, थॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं चाहता हूं कि आप एक बात को अभी माइंड में थॉटफुली सोचें। क्या सोचें? कि ये रिसीवेबल्स हैं। रिसीवेबल्स एक एंटिटी के लिए एसेट्स होते हैं। Why? Because this entity will be getting something from these persons, from these customers in future. Some benefit is coming. So these assets have a debit balance. आपको पता है, फिर भी आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, आप ज्यादा चालाकी नहीं कर रहे। देखिए चलाकी करने से कुछ मिलना है नहीं। सरस्वती जी का धन, दैट कम्स टू दैट पर्सन जो ज्यादा पोलाइट होता है और ध्यान से सुनता है, ज्यादा चालाक नहीं होता। मैं आपसे कह रहा हूँ, आई नो दैट यू नो, बट स्टिल फॉर माई सेटिस्फैक्शन जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। आई say that all receivables, they are assets for an entity, and if they are assets then they have the debit balance. एंटिटी के लिए ये इन सबका डेबिट बैलेंस होता है। इट मीन्स रिसीवेबल्स, आई कैन ऑल्सो से इट एज अकाउंट रिसीवेबल्स, आई कैन ऑल्सो से इट एज डेटर्स। सो दीज रिसीवेबल्स हैव अ डेबिट बैलेंस। मैं ये कहने वाला हूँ कि रिसीवेबल्स का डेबिट बैलेंस ही होगा। ये बात क्या सबको समझ आ गई बेटा? रटना थोड़ी है। डेटर्स, अकाउंट रिसीवेबल, दे हैव द डेबिट बैलेंस। अब इस थॉट प्रोसेस को माइंड में रखना है तो आपसे ये अकाउंट बड़ी जल्दी बन भी जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा कि मैं आपको क्या, व्हाट आई वांट टू से यू, बिकॉज वी हैव द डेबिट बैलेंस। It means all those transactions with which my receivables balance will increase, हम उनको डेबिट करेंगे। अज्यूम करते हैं आपको जनरल एंट्रीज करनी आई, मैंने इतनी मेहनत भी की, आपको बताया भी, सारे लॉजिक्स बताए, फिर भी आपको लगता है यार जनरल एंट्रीज कहीं करनी पड़ बेटे, दिस इज नॉट द वे। आपको करनी पड़ेगी बिकॉज F7 में प्रॉब्लम आ जाएगी आप। मैं 1% एक पॉइंट कंज्यूम कर रहा हूँ दैट यू वांट टू डू अ शॉर्टकट। आप शॉर्टकट करना चाहते हैं और शॉर्टकट में क्या करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली अकाउंट बनाना चाहते हैं। यू डोंट वांट टू पास जनरल एंट्रीज बिकॉज टाइम इज वेरी लिमिटेड। तो अकाउंट कैसे बनेगा बेटे? अकाउंट रिसीवेबल्स का वो बात बता रहा हूँ। मैंने कहा ऑल दोस ट्रांजैक्शंस, अपने माइंड में सोचना है, all those transactions with the help of which my account receivable balance will increase. ऐसी सारी ट्रांजैक्शन जिससे आपका अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आप उनको क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, बिकॉज account receivable has a debit balance because they are my assets. इसी तरह से all those transactions by which the accounts receivable balance decreases, उन सभी transactions जिसकी वजह से accounts receivable का बैलेंस कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे। नहीं बेटे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बेटे दिस इज द शॉर्टकट इफ यू डोंट वांट टू पास जर्नल एंट्रीज, यू वांट टू सेव योर टाइम, बट आई नो दैट यू नो हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिवोटेड सो मेनी लेक्चर्स इन दोस चैप्टर्स। बेटे अभी तक चैप्टर 13 तक मैंने कंप्लीट कर दिया और लगभग मुझे लगता है मैंने 80 से 90 लेक्चर ले लिए और एक लेक्चर की टाइम ड्यूरेशन बेटे 20 से 25 मिनट है, कुछ तो लंबे भी हैं। इससे दिख सकता है कि कितने बेसिक लॉजिक्स और बेसिक कंसेप्ट मैंने बताने की कोशिश की है लास्ट 13 चैप्टर्स। नो डाउट सभी चैप्टर्स वी कैन नॉट अपलोड, दिस इज माय ब्रेड एंड बटर, हाउ कैन आई अपलोड ऑल द चैप्टर्स?
but we have kept a very minimum cost. If you want to buy recorded lectures or live sessions or physical classes, you can buy that. But a minimum cost है यार. हमने मोबाइल ऐप से भी दे रहे हैं, गूगल ड्राइव से भी दे रहे हैं, पेन ड्राइव से भी दे रहे हैं. मोबाइल ऐप में हमने कॉस्ट रखी 5500 की, गूगल ड्राइव में 6000 रुपीज इंडियन रुपीज. So this is not the way. The point is, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ that if you want to prepare an account, receivables, ledger, control account, and you don't want to pass journal entries, you will debit that account by all those transactions with help of which my balance will increase, the balance of account will increase, and I will credit those transactions with help of which my balance of account will decrease. ये भी बता दो ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिससे हमारा बैलेंस बढ़ जाता है और ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिससे हमारा बैलेंस कम हो जाता है. बिल्कुल ठीक है बेटे, बताऊंगा. क्यों नहीं बताऊंगा? क्यों नहीं बताऊंगा बेटे, क्यों नहीं बताऊंगा? आप ये बताइए. चलिए पहले उसी को देख लेते हैं. This format is also given happen in DBD, but still मैंने अभी जूस नहीं भी दिया है, पर उसके बाद भी मैं इसको क्लास नोट्स में प्रिपेयर किया और अपने आप बनाया. आप भी प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज व्हेन यू प्रिपेयर योर कंसेप्ट विल बी क्लियर. तो हेडिंग लिखिए, फॉर्मेट ऑफ रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. बस माइंड में आपके बैकग्राउंड म्यूजिक चलते रहना चाहिए. इट हैज अ डेबिट बैलेंस, इफ यू नो दैट. तो आप देखिए क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिख दिया ओपनिंग बैलेंस. अभी इसको छोड़ देते हैं. अभी ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ इसको छोड़ दो, अभी छोड़ दो. अभी ये वाला बैलेंस लिखो, में क्रेडिट बैलेंस मत लिखो. डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में आता है, पहले डेबिट बैलेंस लिखिए. अभी पहले डेबिट साइड ही देख रहे हैं हम, वो ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं जिससे विदाउट पासिंग एंट्री वी कैन नो दैट हाउ वी कैन प्रिपेयर दिस अकाउंट. अच्छा, जब सेल करेंगे, क्रेडिट सेल्स करेंगे, तो माय अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस विल इंक्रीज. My accounts receivable balance will increase because मैंने क्रेडिट में सेल किया है. इसका मतलब I will be getting huge money in future. बेटे मेरा जब बैलेंस इंक्रीज होगा तो क्रेडिट सेल्स डेबिट तो होगी. वैसे हम इसकी एंट्री भी पास करते हैं, डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स, डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स, डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स, डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स. यू डू पास एंट्री, बट स्टिल अगर आप एंट्री नहीं पास करना चाहते तो आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई है. और ये चीज़ कहाँ से आएगी? सेल्स डे बुक. ये बात मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दी है, सेल्स डे बुक. अभी मैं डेबिट में हूँ बेटा. इट इज समटाइम्स इट हैपेंस, वी हैव डिस्कस इन कैश बुक दैट वी रिसीव सम चेक फ्रॉम कस्टमर्स. कस्टमर्स से हमने चेक रिसीव कर लिए बिकॉज उनको हमने क्रेडिट में सेल किया था, बट दो चेक्स वर डिसऑनर्ड. बेटे वो चेक्स डिसऑनर्ड ही हो गए. अब बताइए क्या करें? डिसऑनर का मतलब इट कैन बी ड्यू टू एनी रीजन. वो चेक क्लियर नहीं हुआ, हमें पैसे नहीं मिले. इट मीन्स वी हैव टू गेट दैट मनी. हमें उनसे पैसे लेने हैं. इसका मतलब साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख. इट मीन्स माय अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस विल इंक्रीज. तो बेटे मैंने यहाँ लिखा है बैंक 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 चेक डिसऑनर्ड चेक्स, बिकॉज बैंक को मुझे पैसे अब देने पड़ेंगे क्योंकि बैंक ने मेरा अकाउंट क्रेडिट कर दिया था. तो ऐसा समझ लीजिए कि इफ ड्यू टू एनी ट्रांजैक्शन माय अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस विल इंक्रीज, आई विल डेबिट इट. तो अभी मैं डेबिट की बात ही कर रहा हूँ. बेटे हमने एक चैप्टर किया था रिसीवेबल्स. इफ वी अलाउ अ क्रेडिट पीरियड, let it be 60 days and that customer is not paying up to 60 days and that customer is paying in 90 days, so we charge interest for those extra 30 days. हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे एक्सेस 30 डेज के लिए जो उसने पेमेंट हमें लेट किया. तो वो जो 30 डेज की पेमेंट उसने लेट किया है, वी चार्ज इंटरेस्ट फॉर दैट, वी विल चार्ज इंटरेस्ट फॉर दैट, and because we charge interest for that, so we have to receive more from that customer. उस कस्टमर से हमें ज़्यादा पैसे लेने हैं. इसका मतलब रिसीवेबल्स का बैलेंस बढ़ जाएगा. इट मीन्स हमें इसको डेबिट करना है. तो बेटे मैंने इंटरेस्ट चार्ज को डेबिट कर दिया. आई थिंक आपको ये बातें यहाँ तक समझ आ गई. ठीक है जी. अब मैं आ रहा हूँ क्रेडिट साइड में. अभी मैं बैलेंस को छोड़ देता हूँ, ओपनिंग बैलेंस छोड़ दिया. बेटे आई हैव सोल्ड सम गुड्स and those customers have returned those goods, and I think I have already told you sales return they would be given.
जब मैं सेल्स रिटर्न डे बुक बनाऊंगा तो उनको नोट इशू करूंगा, क्रेडिट नोट इशू करूंगा। इट मीन्स मेरे को अब उनसे गुड्स पैसे कम लेने हैं, तो जो उन्होंने गुड्स ही वापस कर दी तो बेटे मेरा अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कम हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा जी अब सेल्स रिटर्न क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डे बुक से आएगा, सेल्स रिटर्न को मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक है सर, मैं आगे आ गया, कुछ पैसे मुझे मिल भी जब मिलेंगे तो मैं रिसीवेबल्स का बैलेंस मेरा कम हो जाएगा। तो मैंने कैश बुक लिख दिया, जो पैसे डायरेक्टली मिल जाएंगे बेटे इसकी एंट्री भी कर सकते हैं, डेबिट कैश क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल। But the point is, if you want to prepare account without passing the entry, you can do this with this logic that if my balance is increasing, I will debit it account receivable, and if by any transaction my balance is decreasing, I will credit it. But ये bad debts हो गए, भाग ही गया। ये भी मैंने अभी बाद में बताना है, कॉन्ट्रा भी देखेंगे, कॉन्ट्रा भी बाद में बतानी, दो चीज़ें भी बाद में बतानी है। बैड डेट्स, दिवालिया निकल गया, इरिकवरेबल डेट्स, बेटे जब इरिकवरेबल है ही नहीं, रामलाल ही भाग गया भैया, मर गया, कोरोना में मर गया, अब मैं पैसे कहाँ से लूँ? माई रिसीवेबल बैलेंस विल डिक्रीज, माई एसेट विल डिक्रीज। तो बेटे मैंने लिख दिया बैड डेट्स बाय बैड डेट्स। ठीक है सर, अब इसके बाद हम बैलेंस निकालेंगे। तो बेटे बैलेंस तो आपको पता ही है, इसका डेबिट साइड में आएगा। बेटे रिसीवेबल्स को तो बैलेंस डेबिट साइड में आता है, तो ये वाली साइड बड़ी होगी, ये वाली साइड कम होगी, तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ पर आएगी? बेटे बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आएगी। और नेक्स्ट ईयर इसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? बेटे नेक्स्ट ईयर, बिकॉज दिस हैज अ डेबिट बैलेंस, जो साइड बड़ी होती है बेटे वही बैलेंस होता है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये मैंने कहा ये डेबिट बैलेंस नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाएगा। सो लाइक दिस वी प्रिपेयर अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। अब ये जो बैलेंस आया ना, ये बैलेंस का टैली होना चाहिए किससे? इंडिविजुअल जो हमने कस्टमर्स बनाए हैं, उनके जो अकाउंट्स बनाए हैं, उनका भी बैलेंस आया होगा, उन सब का टोटल कर देंगे। उन सब के इंडिविजुअल डेटर्स के इंडिविजुअल रिसीवेबल्स, इंडिविजुअल कस्टमर्स बैलेंस शुड मैच विद दिस बैलेंस। दोनों बैलेंस टैली करने चाहिए। Then only it will say that I am preparing my account। तो आप ये फॉर्मेट जरूर बनाएं। इस फॉर्मेट में मैंने अभी दो बातें नहीं बताई, ये ओपनिंग बैलेंस नहीं बताया, दैट इट कैन ऑल्सो हैव अ क्रेडिट बैलेंस। आप अब लिख लें क्रेडिट बैलेंस हो सकता है बेटे, अगर डेबिट बैलेंस, वैसे तो डेबिट ही होता है, लेकिन कुछ कस्टमर्स का क्रेडिट भी होता है, अगर कुछ कस्टमर्स ने हमें एडवांस में पैसे दिए लास्ट ईयर, या कुछ कस्टमर्स ने हमें गुड्स रिटर्न कर दी और पेमेंट भी कर दी, उन्होंने कहा पैसे बाद में एडजस्ट कर दिए, इसका मतलब उनका क्रेडिट बैलेंस चल रहा है। अमाउंट बहुत कम होगा बट इट कैन बी देयर। मैंने इसके लिए भी एक नोट लिखा है दैट इट कैन अकाउंट रिसीवेबल मे आल्सो हैव अ स्मॉल क्रेडिट बैलेंस। So please write it down because exceptions are there. But 99.9999999999999999999 account receivable has a debit balance, but it can, for some customers it can have a credit also. इसका मतलब डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा, क्योंकि क्रेडिट उन्हीं कस्टमर्स के लिए होगा जिन्होंने मुझे पैसे एडवांस में दे दिए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? चलिए ये आ गया। अब ये एक लिखा है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का वैसे मतलब पता है, जब मैं कैश डिपॉजिट करता हूँ बैंक में तो कैश से तो कम हो गया और बैंक में बढ़ गया, एंड आई एम प्रिपेयरिंग अ कैश बुक। सो ईदर आई विल नॉट राइट ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट का, कैश बुक की क्रेडिट का और बैंक बुक की डेबिट का इफेक्ट नलीफाई हो गया, बिकॉज दीज एंट्रीज आर कॉन्ट्रा एंट्रीज। मेरी बात समझ रहे? तो ऐसा भी हो सकता है कि दिस कस्टमर इज ऑल्सो अ कस्टमर एज वेल एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब इसने पैसे लेने भी हैं और इसने पैसे देने भी हैं, क्योंकि जब रिसीवेबल है तो देने और पेबल है तो लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका जितना कॉमन अमाउंट होगा, जैसे 1 लाख रुपए लेने हैं, 80,000 पे करने हैं, तो हम क्या करेंगे 80,000 की एंट्री से इसको नलीफाई कर देंगे। दिस विल बी पास्ड इन पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। वही मैंने लिखा है, पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, लॉजिक बता दिया। ठीक है जी, तो ये आपको समझ आ गया, क्रेडिट भी और डेबिट भी। एक बच्चा कहता था गाना दिखाओ, बहुत बढ़िया आपने समझाया, अगर कुछ गाना बता दो हमारा माइंड फ्रेश हो जाएगा और हम आगे चलेंगे। बिल्कुल ठीक है बेटे, बिल्कुल ठीक है, मैं थोड़ा सा गाना दिखाऊंगा, पर एक बात मैं बता दूंगा,
मैं गाना तो दिखाऊंगा, मैं जान के पूरा नहीं दिखाऊंगा, सो दैट मैं क्लिपिंग ही दिखाऊंगा, सो दैट आप कमेंट्स में लिख के बताएं कि कौन सी मूवी थी, क्या समझ आया, क्या लगा आपको इस गाने से। देखिए देखिए अंबर पे आ दस्तखत कर दे तू अब तलक था बस बेटे बेटे मैं इसलिए नहीं बताऊंगा ज़्यादा, फिर आपको समझ ही जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इस मूवी के बारे में मुझे लिखें कमेंट्स में, ये बताएं कि क्या मोटिवेशन मिली इस मूवी से। चलिए एक पूरा होने ही वाला है। ठीक है सर, चलिए अब ज़्यादा हिंट नहीं देनी है। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये कहने जा रहा हूँ क्या कहने जा रहा हूँ कि मैंने आपके लिए विकिपीडिया को ओपन किया हुआ है। विकिपीडिया बड़े बड़ी अच्छी वेबसाइट लगती है मेरे को। मैं जो भी कुछ आपको बताता हूँ ना, पहले उसको स्टडी कर लेता हूँ फ्रॉम विकिपीडिया। एंड बिकॉज विकिपीडिया में था रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंटिंग, दैट व्हाई वी डू रिकंसिलिएशन, व्हाई वी प्रिपेयर अकाउंटिंग, व्हाट आर द एरर्स इन दैट, तो वो सारी बातें मैंने इसमें देखी, बड़ी अच्छी मेंशन है मेरे। आपके पास अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो आप ज़रूर इसको पढ़ें, बड़ा ही प्यारा सा बातें एक्सप्लेन करते हैं ये सारी बातों को। और बुक इनके पास है, जैसे कि बुक इन्होंने दिखाई, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप प्रिपेयर करते हैं, देखते हैं विकिपीडिया से। जनरल एक्सेप्टेड बिजनेस एरर्स को देख लेते हैं बेटे। रिकंसिलिएशन अकाउंटिंग इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, बिकॉज इन चैप्टर 14 वी आर डूइंग कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन। अभी मैंने रिकंसिलिएशन के बारे में कुछ नहीं बताया, जस्ट मैंने आपको कंट्रोल अकाउंट के लॉजिक्स बताया। बट मे ऑल्सो भी कन्वीनियंट फॉर हाउस होल्ड्स एंड इंडिविजुअल्स। आप बताइए घर में पॉकेट मनी आपको मिली, आपको एक दिन के पैसे मिले, आपने 100 रुपये रिसीव हुए, $100 रिसीव हुए, एंड यू हैव सोल्ड एंड यू हैव एक्सपेंडेड 70, तो 30 तो होने चाहिए। अब 30 नहीं है, कम है। यू शुड नो द रीजन व्हाई दे आर लेस, कहाँ पे गलती हो रही है, मिस्टेक कहाँ पे हो रही है बेटा, देर कैन बी अ मिस्टेक। So the point is, and this checkbooks and regular basis, for example, this is done by comparing debit card receipts or check copies. This they are talking of bank reconciliation. And I have already told you, because we have to prepare the balance sheet, we have to prepare the trading account, and those should give it to you. तो ट्रायल बैलेंस तक मैं अपनी एरर्स की एक्यूरेसी की ऑथेंटिसिटी को मेंटेन कर रहा हूँ, तभी तो मेरे फाइनल अकाउंट अच्छे होंगे। दूध अच्छा होता तो घी अच्छा होगा बेटा। आई थिंक आप बात समझ पा रहे हैं। मैं आ गया जी अपनी हैंड रिटन स्लाइड्स में, आप सब भी आ जाइए। मैंने अब आपको बताना है एक बात, ये बतानी है बेटा, ये बात बतानी है। व्हेन आई कैलकुलेट, अब आप उस लेजर अकाउंट का जो फॉर्मेट बनाया था ना अभी आपने, रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, उस फॉर्मेट के नीचे आपने ये बात लिखी है। नाउ टोटल बैलेंस ऑफ कंट्रोल अकाउंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, आई हैव प्रिपेयर्ड receivables ledger control account should be equal to the total of all separate memorandum party balances। लिखेंगे बेटा, लिखेंगे प्लीज, फॉर्मेट के नीचे लिखेंगे the total balance of control account at the end of accounting period or month, जब भी आप रिकंसिलिएशन करना चाहें, should be equal to तो टोटल ऑफ सेपरेट मेमोरेंडम पार्टी अकाउंट, जैसे कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी, कस्टमर, उन सबके टोटल के साथ होना चाहिए। दिस इज, अगर नहीं है तो फिर हम देखेंगे रिकंसिलिएशन बनाएंगे, उनको प्यार मोहब्बत कराएंगे, दोनों में लड़ाई हो गई, हीरो हीरोइन में तो प्यार और मोहब्बत कराएंगे, बट उनमें प्यार पहले से ही होना चाहिए, दोनों का बैलेंस चाहिए होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ आ गई है। गाना भी देख लिया, गूगल साइट भी देख ली, चूज नोट्स भी देख लिए। तो बेटे मैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में आपको अकाउंट्स पेबल लेजर कंट्रोल के लॉजिक्स बताने वाला है। व्हाट आर द रीजंस व्हाई वी प्रिपेयर दिस, व्हाट आर द एंट्रीज फॉर्मेट, हाउ वी प्रिपेयर अ फॉर्मेट। एक क्वेश्चन बनाना बेटे कैटलॉग से, आप वो लेक्चर जरूर अटेंड करना, उसके बाद ही जाकर आपको सारी बातें समझ आएंगी। होप यहाँ तक सबको ठीक है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बेटा उस मूवी का कमेंट जरूर लिख के देना।